हेलो जी, अभी हमने देखे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि राजस्थान पॉलिटी से संबंधित थे। अब हम राजस्थान पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आयोग जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में चर्चा करते हैं। और जब हम सबसे पहले आयोगों में बात करते हैं तो संवैधानिक आयोग है जी राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग कुछ अलग सी ही मतलब डबल कलर मिक्स होके आ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग की हम बात करें तो राजस्थान राज्य के गठन से पहले भी कुल 22 प्रांतों में से 3 प्रांत ऐसे थे जहां पर स्वतंत्रता से पहले या राजस्थान राज्य के गठन से पूर्व, राजस्थान राज्य के गठन से पूर्व भी लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है और ध्यान भी रखना है, लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। तो वो कौन से ऐसे 3 प्रांत है जहां पर पूर्व में भी लोक सेवा आयोग कार्यरत थे? तो ध्यान रखना, जोधपुर, और जोधपुर वाला 1939 का है। उसके बाद है जी जयपुर, जयपुर के बाद है जी बीकानेर। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर यहाँ पहले से भी क्या था जी, लोक सेवा आयोग थे। ठीक है, उसके बाद राजस्थान का एकीकरण हुआ और उसके बाद इसका जो अध्यादेश है, आरपीएससी लिख दूंगी शॉर्ट में मैं यहाँ पर, आरपीएससी के लिए जो अध्यादेश है वो कब जारी किया गया और किसके द्वारा जारी किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये जारी किया गया था जी 16 अगस्त 1949 को सवाई मानसिंह द्वितीय के द्वारा। तो सवाई मानसिंह सेकंड के द्वारा ये अध्यादेश जारी किया गया था आरपीएससी के गठन के बारे में। लेकिन इसका जो प्रकाशन है वो उसके अनुसार जो है ये 20 अगस्त 1949 को प्रभावी हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रकाशन के अनुसार ये 20 अगस्त, ये दोनों फैक्ट कई बार कंफ्यूज करते हैं हमें, 1949 को प्रभावी माना जाता है। तो प्रभावी कब से हुआ है और अध्यादेश जारी कब से किया था, ये अपने को ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन इसका जो गजट में प्रकाशन था वो कब किया गया था? तो गजट प्रकाशन किया गया था जी 22 दिसंबर को। तो गजट प्रकाशन ध्यान रखना, और गजट प्रकाशन हुआ था जी 22 दिसंबर 1949 को। तो ये फैक्ट भी हमें ध्यान रखना है और ये भी अध्यादेश की धारा 13 की पालना में। तो ध्यान रखना, अध्यादेश की धारा 13 की पालना में इसे गजट में प्रकाशित किया गया था। इसीलिए जो है 22 दिसंबर को ही आरपीएससी अस्तित्व में आया था और इसी दिन राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये इसी दिन अस्तित्व में आया था। तो तीनों चारों डेट जो है वो आपको कंफ्यूज नहीं करे, इसलिए मैंने अच्छे से बता दी है। आरपीएससी जो है इसके बारे में हमें और क्या ध्यान रखना है? तो भाई यहाँ पर गठन की बात हमने कर ली, यहाँ पर पी सत्यनारायण समिति का ध्यान रखना, जिसने जो आरपीएससी का गठन था मुख्यालय वो अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसकी सिफारिश पर कब? 21 अगस्त 1958 को। तो 21 अगस्त 1958 को आरपीएससी को जो है अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ बेसिक बातों के बारे में, जैसे इसकी संरचना में बात करें तो वर्तमान संरचना आपको ध्यान रखनी है कि एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होने चाहिए। एक अध्यक्ष और 10 सदस्य वाला जो प्रोविजन है वो वर्तमान में है और ये अभी लागू किया गया है कब से? 17 जुलाई 2025 से। तो इससे पहले कितने थे जी? तो इससे पूर्व में कितने थे? तो पूर्व में एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्यों का प्रोविजन था। अभी लेटेस्ट में ही चेंज हुआ है तो हो सकता है पूर्व का भी पूछ ले। जब गठन हुआ था तब कितना था, यानी प्रारंभ में? तो भाई सबसे पहले इसमें कितने सदस्य थे? तो एक अध्यक्ष प्लस
2 सदस्य थे, तो वहां 1+2 था, बाद में 1+3 भी हुआ, 4 भी हुआ, 5 भी हुआ, 7 भी हुआ, 10 भी हुआ। ये अपने को ध्यान रखना है। इसको 6 अलग अलग विभागों में भी बांटा गया है, प्रशासनिक विभाग, भर्ती विभाग, परीक्षा विभाग, लेखा विभाग, विधि विभाग और शोध विभाग। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके बारे में कौन से अनुच्छेदों में प्रावधान किया गया है, तो इसके संबंधित अनुच्छेद आपको ध्यान रखने हैं। कौन से हैं जी, तो भाग ध्यान रखना, और अनुच्छेद भी 315 से 323, और भाग कौन सा है जी, भाग है जी 14। तो भाग 14 ध्यान रखना है और अनुच्छेद ध्यान रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें 315 में, तो 315 में क्या है कि भाई हर राज्य के लिए या संघ के लिए तो लोक सेवा आयोग, और राज्य के लिए जो है एसपीएससी होगा। तो इसमें 2 प्रोविजन किए हैं कि संघ के लिए तो यूपीएससी होगा और राज्यों के लिए क्या होगा जी, एसपीएससी। जबकि एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, हमारे यहाँ जो है आरपीएससी है, कहीं और जो है एमपीपीएससी है। ये सब अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर एक ज्वाइंट की भी बात की गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर 13-15-2 के तहत जो है वो जेपीएससी भी गठित कर सकते हैं, या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी गठित कर सकते हैं, जैसे असम और मेघालय में गठित किया गया है। उसके बाद इसी में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग में अनुरोध करता है, तो वह राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ये सारी चीजें कर सकता है। फिर ध्यान रखना अनुच्छेद 316 में क्या है जी, नियुक्ति। 316 में नियुक्ति है, और नियुक्ति कौन करता है, तो आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भाई राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कोई समिति वमिति होती है क्या, नहीं, यहाँ कोई समिति नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना राज्यपाल करेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। कार्यकाल की बात भी इसी में की गई है, इसी अनुच्छेद में, तो ध्यान रखना कार्यकाल भी पूछा जाता है। और कार्यकाल कितना है, तो कार्यकाल है जी 6 और 62 वर्ष की आयु। तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो, ये जो पहले हो ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो 6 या 62 वर्ष अपने को ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए, ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। त्यागपत्र किसको देंगे, तो भाई त्यागपत्र भी ये राज्यपाल को ही देते हैं। त्यागपत्र किसको देंगे, राज्यपाल को। लेकिन हटा कौन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई इन्हें हटा कौन सकता है, तो हटा राज्यपाल नहीं सकता है, राष्ट्रपति हटाएगा सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात, ठीक है। या अगर संख्या को लेकर या शैक्षणिक योग्यता को लेकर कोई विवाद होता है, तो वो भी ध्यान रख लेना। यहाँ पर हटाता कौन है, तो भाई हटाएगा जी राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन सस्पेंड कौन कर सकता है, तो निलंबन कर सकता है जी राज्यपाल। निलंबन कौन कर सकता है जी, राज्यपाल कर सकता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि इसके जो अध्यक्ष और सदस्य है, क्या उनकी कोई योग्यताएं भी दी गई है, बिल्कुल। योग्यताओं की बात कर लेते हैं, तो योग्यताओं में देखो कोई खास योग्यता तो नहीं दी गई है, बट 2-3 चीजें ध्यान रखना है कि इसके आधे सदस्य जो है उन्हें 10 वर्ष का केंद्र या राज्य की सरकारी नौकरी का अनुभव होना चाहिए। तो कुल सदस्य में जो 50% है, उन्हें क्या होना चाहिए, 10 वर्ष का केंद्र सरकार या राज्य सरकार में जो है नौकरी में अनुभव होना चाहिए। नौकरी का अनुभव होना चाहिए। जबकि जो 50% है वो शिक्षा, समाज सेवा, राजनेता कोई भी हो सकते हैं। ये समाज सेवा से हो सकते हैं, शिक्षा से हो सकते हैं, वकील वगैरह हो सकते हैं, अन्य क्षेत्र से भी हो सकते हैं। तो ये वहां पर दिया गया है। जो वरिष्ठतम सदस्य होगा उसी को अध्यक्ष बनाने की भी परंपरा है, बाकी कोई और भी हो सकता है। या एक सचिव भी होता है। सचिव जो होता है वो आयोग के कार्यालय में काम करता है, तो सचिव जो होगा वो जो है आईएएस लेवल का अधिकारी होगा, आईएएस अधिकारी होगा। उसके नीचे कुछ उप सचिव भी यहाँ पर होते हैं। हाँ,
यहाँ पर पुनर्नियुक्ति नहीं होती, ये ध्यान रखना कि जो सदस्य है उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती। तो सदस्य दोबारा सदस्य नहीं बन सकते, अध्यक्ष जो है दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकता। हाँ, सदस्य जो है वो क्या बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं, जबकि अध्यक्ष जो है वो अन्य में या तो अन्य एसपीएससी में या यूपीएससी में जो है सदस्य या अध्यक्ष बन सकते हैं, सदस्य प्लस अध्यक्ष बन सकते हैं, जबकि अन्य एसपीएससी में सिर्फ अध्यक्ष बन सकते हैं। इसी में जो है अध्यक्ष दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकता और जो सदस्य है वो दोबारा सदस्य नहीं बन सकते हैं। ठीक है जी, ये अपने को ध्यान रखना है। हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटाएगा कदाचार के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात हटाएगा, पुनर्नियुक्ति होती नहीं है। प्रतिवेदन ये किसको देते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो प्रतिवेदन या रिपोर्ट जो है ये किसको देते हैं, राज्यपाल को। तो प्रतिवेदन देते हैं राज्यपाल को और राज्यपाल उसे कहाँ रखता है जी, विधानमंडल में रखवाता है। वेतन खर्चे वगैरह किस पे होते हैं, तो भाई ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो वेतन व भत्ते राज्य की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं। तो आपको लगभग जो पार्ट है, क्या कौन हटा सकता है, कैसे हटा सकता है, वो सब जो है हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। एक बार कुछ आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, वो भी देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 216 हमने देख लिया था, 217 में क्या है, हटाना। ठीक है, तो हटाना या निलंबन, तो हटाएगा तो कौन, राष्ट्रपति, और निलंबन कौन करेगा जी, राज्यपाल। ये हमें ध्यान रखना है। कदाचार के आधार पर हटाया जाता है, असक्षमता के आधार पर, दिवालियापन के आधार पर, कोई सवैतनिक कार्य में लग जाए तो भी हटा सकता है। इनके कर्मचारियों और सदस्यों की संख्या या सेवा शर्तों में जो बदलाव है वो कौन कर सकता है, राज्यपाल। और ये अनुच्छेद है जी 318 कि भाई इनकी सदस्य संख्या में, सदस्यों की संख्या में और उनकी जो सेवा शर्तें हैं, सेवा शर्तों में कौन बदलाव कर सकता है, तो इनमें परिवर्तन का अधिकार होता है जी राज्यपाल को। तो राज्यपाल इनमें परिवर्तन कर सकता है, संख्या बढ़ा सकता है, जैसे अभी रिसेंटली बढ़ाई है। ठीक है जी, 319 भी ध्यान रख लेना। 319 क्या है, तो भाई जो भी सदस्य है और अध्यक्ष है वो सेवानिवृत्ति के पश्चात पद धारण करने पर प्रतिबंध। तो अध्यक्ष व सदस्य के सेवानिवृत्ति के पश्चात सॉरी जी, सॉरी, तो पद धारण पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है कि वो अन्य पद धारण नहीं कर सकते। 20 में क्या है, इसके कार्य। तो अनुच्छेद 20 में क्या है, लोक सेवा आयोग के कार्य। और मेन ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, एक भर्ती अभिकरण है, भर्ती से संबंधित कार्य करता है। इसके अलावा जो भी ट्रांसफर वगैरह है उनके बारे में सिर्फ सिफारिश करता है। तो इसके कार्य जो होते हैं वो सिफारिश के ही होते हैं। नई लोक सेवाओं के सृजन, पदों के वर्गीकरण, इनके बारे में ये कोई भी अपने राय नहीं देता है। इसके कृत्यों में विस्तार की शक्ति 321 में है, कार्यों या कृत्यों में विस्तार की शक्ति, कृत्यों में विस्तार की शक्ति। तो कृत्यों में विस्तार की शक्ति कौन है, तो ध्यान रखना विधानमंडल इनके कार्यों को बढ़ा सकता है विधि निर्माण के द्वारा। तो विधि निर्माण के द्वारा विधानमंडल इसके कार्यों में वृद्धि कर सकता है। 322 में क्या है, वेतन भत्ते व सेवा शर्तें। तो वेतन भत्ते व सेवा शर्तें, भत्ते व सेवा शर्तें या जो आपके अदर बेनिफिट्स होते हैं वो इसमें शामिल किए गए। तो वेतन भत्ते, आप इसे पेंशन लिखिए ना, पेंशन। और 323 में क्या है, 323 में है जी प्रतिवेदन या रिपोर्ट। प्रतिवेदन या रिपोर्ट जो कि राज्यपाल को सौंपी जाती है और राज्यपाल जो है इसे विधानमंडल के पटल पर रखता है। ठीक है जी, तो ये सब अपने को ध्यान रखना है आरपीएससी के बारे में। ठीक, इनसे बाहर देखो, मोटा मोटा वैसे आपने डिटेल में पढ़ लिया होगा, मोटा मोटा जो है कोई भी क्वेश्चन आरपीएससी का इससे बाहर नहीं जाएगा। तो लगभग हमने ये देख
लिया है। अगले आयोग की बात करें तो वो है राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं तो भाई मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? तो ध्यान रखना, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। सार्वभौमिक घोषणा की गई थी और यही कारण है कि भाई इसी दिन हम क्या बनाते हैं? तो मानव अधिकार दिवस बनाते हैं। तो मानवाधिकार दिवस जो है वो बनाया जाता है जी हर साल 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को ये दिवस हम बनाते हैं। फिर हमारे यहाँ कब पारित किया गया? तो ध्यान रखना, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, संरक्षण एक्ट 1993। और ये जो है भारत में लागू किया, कब प्रभावी हुआ? तो ध्यान रखना 28 सितंबर 1993 को ये प्रभावी हुआ। और जब भारत में इसे लागू किया गया तो इसी में ये भी बोला गया था कि भाई हम पूरे राज्य जो है वहां पर भी आयोजित करेंगे, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो ध्यान रखना, जो एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसका गठन कब किया गया था? तो 12 अक्टूबर 1993 को तो इसका गठन किया गया है 12 अक्टूबर 1993 को। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, अपने को ध्यान रखना है। और फिर इसी की अध्याय 5 की धारा 21 में लेके 29 तक राज्य मानवाधिकारों का जो उल्लेख किया गया है। तो ये जो एक्ट है इसी की अध्याय 5 की धारा 21 से 29 तक, धारा 21 से 29 तक राज्य मानवाधिकार आयोग का, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में प्रावधान, आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, से संबंधित प्रावधान भी यहाँ पर किए गए हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसका गठन कब हुआ? तो आप ध्यान रखना, राजस्थान राज्य द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 सदस्यों वाला एक आयोग की अधिसूचना कब जारी की गई? तो ध्यान रखना, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगी क्योंकि ज्यादा लिखूंगी तो फिर टॉपिक रह जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि इसकी अधिसूचना कब जारी की गई। तो अधिसूचना अगर पूछे तो अपने को ध्यान रखना है, अधिसूचना जारी की गई थी 18 जनवरी को। तो 18 जनवरी 1999 को यहाँ पर अधिसूचना जारी की गई थी, जहां एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रोविजन किया गया था। जबकि हम बात करें ये कार्य कब किया गया इसके द्वारा, तो इसके द्वारा कार्य या हम प्रभावी, एक ही बात है, मार्च 2000। तो मार्च 2000 में ये प्रभावी हुआ था या इसने अपना कार्य शुरू किया था। ठीक है जी, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसका जो गठन है वो किस धारा के तहत किया था? तो अच्छा 23 नहीं लिखा, 23 मार्च में लिख लो। ठीक है, तो गठन किस धारा के तहत किया गया है? तो धारा 21 का ए, धारा 21 का ए। और ये धाराएं पिछली बार एग्जाम में पूछी गई थी आरएस प्री में, इसलिए थोड़ी सी ध्यान रखना। जबकि ये जो संरचना वाला पार्ट है वो किसमें है? तो वो धारा 21 के 2 में है। धारा 21 के 2 में ये दी गई है कि एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होंगे। अभी पहले 4 थे, अब 2 हो गए, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे प्रथम अध्यक्ष पूछ ले तो प्रथम ध्यान रखना श्रीमती कांता भटनागर। प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर, श्रीमती कांता भटनागर, भटनागर। महिला भी यही थी और ये भी अपने को ध्यान रखना है कि श्रीमती कांता भटनागर जो है इसकी पहली अध्यक्षा थी। अब थोड़ी सी इसकी संरचना वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मानवाधिकार आयोग की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम संरचना की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है सदस्य कितने हैं? तो भाई पहले तो 1 + 4 होते थे,
लेकिन 2006 के संशोधन के अनुसार 1+2 सदस्य अभी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका पूरी संरचना हमें ध्यान रखनी है। इसमें कई अन्य शाखाएं भी हैं जहां से हमें प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बट अपने को ध्यान रखने हैं। नियुक्ति, आपको ध्यान रखना है नियुक्ति प्लस योग्यता, नियुक्ति प्लस योग्यता, क्योंकि यहां से प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा। और इसके लिए धारा कौन सी है जी, धारा 22। तो धारा 22 में जो है नियुक्ति प्लस योग्यता के बारे में है। नियुक्ति कौन करता है, तो भाई नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल खुद करता है क्या, नहीं, तो राज्यपाल एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है, चयन समिति की सिफारिश पर करता है। और प्रश्न यही से पूछा जाएगा। जो चयन समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं, तो ध्यान रखना इसमें सदस्य होते हैं जी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। तो अध्यक्ष तो होंगे सीएम साहब यानी मुख्यमंत्री। दूसरे अन्य सदस्य कौन होंगे, एक गृह मंत्री, विधानसभा में अध्यक्ष, तो एक दूसरा होगा गृह मंत्री, तीसरा होगा जी विधानसभा में अध्यक्ष, और चौथा होगा विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधानसभा में विपक्ष का नेता। और अगर कहीं विधान परिषद है तो भाई विधान परिषद के भी सभापति और विपक्ष के नेता इसमें शामिल हो जाएंगे, अगर वो भी वहां पर है तो। ठीक है जी, अगर हम बात करें योग्यता की, तो यहाँ योग्यता में आपको ध्यान रखना है अध्यक्ष की योग्यता में। किसकी योग्यता, अध्यक्ष की योग्यता। अध्यक्ष की योग्यता क्या होनी चाहिए, वो उच्च न्यायालय का या तो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए। 2019 के संशोधन के माध्यम से ये जोड़ा गया था। तो भाई ये तो हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए, रिटायर्ड मुख्य जज, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, या अन्य न्यायाधीश होना चाहिए। ये किसके बारे में है, तो अध्यक्ष के बारे में। जबकि सदस्यों के बारे में, तो भाई सदस्य जो है वो आपको ध्यान रखना है कितने होते हैं, 2 होने चाहिए। और दोनों के बारे में योग्यता है कि हाई कोर्ट में या तो कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। तो हाई कोर्ट में या तो कार्यरत या रिटायर या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर भाई यहाँ पर एक और या है, क्या जी, कम से कम 7 वर्ष का अनुभव रखने वाला जिला न्यायाधीश। तो मिनिमम 7 इयर्स का अनुभव रखने वाला जिला न्यायाधीश भी होगा, वो भी सदस्य बन सकता है। दूसरा क्या, दूसरा भाई कोई भी जिसे मानवाधिकारों का ज्ञान हो, मानवाधिकारों का विशेष अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो, विशेष अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो, वो दूसरा सदस्य बन सकता है। तो 2 ही सदस्य हैं, 2 ही अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके त्याग पत्र की, कि त्याग पत्र किसको देंगे, तो ध्यान रखना ये त्याग पत्र देते हैं जी राज्यपाल को। तो त्याग पत्र, और त्याग पत्र के बारे में ध्यान रखना धारा 23। ठीक है, तो धारा 23 का सब क्लोज 1 है, और ये किसको देंगे जी, राज्यपाल। तो राज्यपाल को जो है ये अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अब हटाना है तो कौन हटाएगा, तो भी भाई ध्यान रखना इनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात, सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात इन्हें कौन हटा सकता है, तो भाई राष्ट्रपति हटा सकता है। तो राष्ट्रपति कदाचार व असक्षमता के आधार पर, किस आधार पर, एक कदाचार ध्यान रखना और एक असमर्थता। ठीक है, तो असमर्थता और कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात हटा सकता है। चाहे तो वो डायरेक्ट भी हटा सकता है, अगर वो मानसिक और शारीरिक रूप से असमर्थ हो, या किसी दोष का दोषी पाया जाता है, या दिवालिया हो जाए, या किसी सवैतनिक रोजगार में संलिप्त हो तो। ठीक है, कार्यकाल कितना है, तो 5 और 70 वर्ष। तो कार्यकाल से भी प्रश्न पूछा जाता है, और कार्यकाल है जी 5 और 70 वर्ष। 5 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो, ये अपने को ध्यान रखना है, इनका कार्यकाल होता है। कार्यकाल के लिए धारा
24 अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसके लिए धारा 24 पूछी जा सकती है। वेतन और सेवा शर्तें ये सब निर्धारित कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। तो वेतन, सेवा शर्तें इनका निर्धारण कौन करता है? तो राज्य सरकार। कौन करती है जी? राज्य सरकार करती है। तो अपना रिवाइज हो जाएगा। हाँ, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, इनकी पुनर्नियुक्ति संभव है। तो पुनर्नियुक्ति संभव है, पुनर्नियुक्ति संभव है। अब देखो, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कार्य, पहले एक बार इसका प्रतिवेदन भी देख लेते हैं कि भाई ये प्रतिवेदन किसको देते हैं? वार्षिक प्रतिवेदन। तो ये वार्षिक प्रतिवेदन देते हैं जी राज्य सरकार को, और फिर जो राज्य सरकार है वो इसे दिखाती है जी विधानमंडल के समक्ष, और इसके लिए धारा 28 अपने को ध्यान रखनी है। धारा कौन सी है जी? 28, जिसमें ये प्रावधान किया गया है। ठीक, चलो जी, अब हम बात करें इसके कार्यों की। तो सबको पता है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा, उसकी जांच करेगी। कोई लोक सेवक है, वो मानवाधिकारों का उल्लंघन कर देता है, तो उसके अगेंस्ट जांच होगी। मानवाधिकारों के संबंध में जो कानून बने हैं उनको अच्छे से लागू किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा। कहीं कोई गैर सरकारी संगठन, तो जो एनजीओ वगैरह है, उनको प्रमोट करना कि वो मानवाधिकार क्षेत्र में कार्य करे, उनके क्षेत्र में जागरूकता लाए। इवन हाँ, एक जेलों का निरीक्षण, इसका ध्यान रखना कि ये भाई कभी भी जाके जेलों का निरीक्षण कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी है, जो हम पढ़ के आइडिया लगा सकते हैं। इसके जितने भी कार्य है, एक चीज ध्यान रखना, वो सिर्फ और सिर्फ सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं, कोई भी बाध्यकारी प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। तो 2-3 ध्यान रख लेना। एक तो इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। एक तो ये फैक्ट ध्यान रख लेना। ठीक है, एक ध्यान रखना कि ये क्या कर सकती है? जेलों वगैरह का निरीक्षण कर सकती है, जेलों का निरीक्षण कर सकती है। तो ये विशेष चीज है, तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। समन जारी कर सकती है, दस्तावेज के लिए बुला सकती है, साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बोल सकती है, शपथ पत्र पे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए ये बोल सकती है। 1 वर्ष पुराने मामलों की ये जांच नहीं करती है, स्टार मार्क करके। तो 1 वर्ष पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकती है। तो कोई भी मानवाधिकार उल्लंघन का मामला हो और भाई वो 1 साल पुराना हो, तो ऐसा नहीं है कि जब अपने मर्जी में पहुंच गए बोले कि कर दो जी जांच, नहीं, फिर वो यहाँ पर जांच नहीं करेगी अगर 1 साल पुराना कोई भी मामला है। तो प्रथम अध्यक्ष हमने बात ही कर ली। प्रथम अध्यक्ष कौन है जी? तो कांता भटनागर जी है, प्रथम भी है और एकमात्र महिला अध्यक्ष व न्यूनतम कार्यकाल वाली महिला अध्यक्ष भी वही है। ठीक है, तो ये हमारा मानवाधिकार आयोग के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अगला महत्वपूर्ण आयोग है जी राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का पहले तो हम देखेंगे कि इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। तो ध्यान रखना, संविधान के भाग 9 में हमें पता है कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को और 74 कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जो हमारी स्थानीय निकाय हैं यानी शहरी निकाय हैं, उनको जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है अनुच्छेद 243 के और जेड ए, ये पूछा जाएगा। तो अनुच्छेद 243 के और जेड ए में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा? तो आप ध्यान रखना, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ये है प्रावधान किया गया है। कैसा निकाय है? तो ध्यान रखना, एकल सदस्यीय निकाय है, एकल सदस्यीय निकाय है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है। और क्या है जी? संवैधानिक निकाय है। तो ये एक संवैधानिक निकाय है जिसमें एक ही
सदस्य होता है। तो संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 243 के और जेड ए में। ये अपने को ध्यान रखना है। गठन कब हुआ इसका, तो गठन ध्यान रखना जुलाई 1994 में। जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। एक सदस्यीय निकाय है। काम क्या है जी इसका, तो दोनों का जो हमारे इसका कार्य क्या है, तो भाई कार्य है इसका कि हमारे पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों व नगर पालिका लिख दो, शहरी निकाय लिख दो, शहरी स्थानीय निकाय लिख दो, एक ही बात है, पालिकाओं के निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाना। ठीक है, तो उस चुनाव से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सब इसी के द्वारा किए जाते हैं। संविधान में इसकी संरचना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। राज्य विधि बना के अपने हिसाब से सदस्य संख्या आदि निर्धारित कर सकता है। ठीक है, नियुक्ति आपको ध्यान रखना है। राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार की सलाह पर राज्यपाल करता है। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति ध्यान रखना राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल करता है किसके आधार पर, तो राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर, राज्य सरकार की सलाह के आधार पर जो है कौन करता है, राज्यपाल करता है। त्यागपत्र किसको देते हैं, तो वो भी भाई ध्यान रखना राज्यपाल को। क्या त्यागपत्र भी दिया जाता है, तो इसके सदस्य व अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, राज्यपाल को संबोधित करते हुए देते हैं। एकल सदस्य ही निकाय है। इसका कार्यकाल भी अपने को ध्यान रखना है। कार्यकाल क्या है, 5 या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, तो कार्यकाल ध्यान रखना, कार्यकाल 5 या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो वो क्या है जी, इसका कार्यकाल है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। धीरे धीरे इसकी देखो, पहले जो प्रथम थे वो थे अमर सिंह राठौड़, उनके समय में कार्यकाल 6 और 62 था। ठीक है, उसके बाद फिर चेंज हुआ, 5 और 65 करने का प्रस्ताव रख दिया। ठीक है, नवंबर 2022 में इसके नियमों में संशोधन किया और यह कार्यकाल को जो है 6 से 5 वर्ष कर दिया गया और आयु सीमा को भी कितना कर दिया जी, तो 62 से बढ़ाकर 65 कर दिया। वर्तमान में कितना है, 5 और 65 है, इसलिए मैंने 5 और 65 वर्तमान वाला आपको लिखवा दिया है। अगर इसकी बात करें इसकी योग्यताएं क्या होगी, तो अध्यक्ष और सदस्य की जो योग्यताएं हैं उनका उल्लेख संविधान में नहीं है। योग्यताओं का निर्धारण कौन करेगा जी, राज्यपाल। तो योग्यताओं का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। संविधान में कोई भी योग्यता नहीं लिखी गई है। ठीक है, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियम 1994 है, उसके हिसाब से ये नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है जी, सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, तो वो भी राज्यपाल ही करता है। तो सेवा शर्तों का निर्धारण, सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, तो सेवा शर्तों का निर्धारण भी राज्यपाल। ये सारे जो मैं बता रही हूँ ना एक एक टॉपिक, वो आपको कथनों में मिलेंगे। कथन सही है गलत है, फिर सोचोगे कि मैडम कहाँ से प्रश्न आते हैं, प्रश्न तो यहीं से आते हैं जहां पर कॉन्सेप्ट हमें पकड़ना होता है। वेतन भत्ते जो है वेतन कहां पर, तो वेतन जो है राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, राज्य की संचित निधि पर इसका वेतन भारित होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। हटाने की प्रक्रिया वही होती है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। स्टार मार्क करके लिख लेना इसको भाई कि हटाने की प्रक्रिया। तो हटाने की प्रक्रिया पूछी जा सकती है। हटाने की प्रक्रिया तो वही प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया जो उच्च न्यायालय की, वही प्रक्रिया जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की होती है। न्यायाधीश को हटाने के समान, हटाने के समान प्रक्रिया जो है उसका पालन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो भाई कैसे हटाते हैं हाईकोर्ट के न्यायाधीश को, ये तो आपको पता ही होगा। बोले नहीं पता है मैडम हमें तो, है ना, तो भाई कोई बात नहीं, नहीं पता है तो बता देती हूँ। संसद के द्वारा संसद में प्रस्ताव पारित किया जाता है, फिर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जाता है। यानी राष्ट्रपति कदाचार असक्षमता के आधार पर
आदेश जारी करके राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकता है। अब कार्यों के बारे में, शक्ति के बारे में, तो देखो जो भी पंचायती राज है, नगरीय निकाय है, उनके निर्वाचन से संबंधित जितने भी कार्य है उनका संचालन करना, उनका निरीक्षण करना, उनका पर्यवेक्षण करना, वो सब यही करवाता है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कराना, मतदाता सूची तैयार कराना, चुनाव के समय आचार संहिता को लागू करवाना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करवाना, इवन लोगों की जरूरत होती है तो सरकार से कर्मचारियों की मांग करना, किसी कारण से अगर कहीं मतदान नहीं हो पाया है तो पुनर्मतदान की व्यवस्था कराना, ये सब काम या कोई भी राज्य विधानमंडल सौंपे वो कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रख लेना। पहली बार राजस्थान में पंचायती राज का जो चुनाव था 1960 में हुआ था। ठीक है, तो प्रथम पंचायती राज का चुनाव, प्रथम पंचायती राज का जो चुनाव है वो कब हुआ था जी? 1960 में आयोजित किया गया था। उसके बाद जो है लगातार चुनाव कराए जा रहे हैं। 65, 78, 81 में भी हुए थे, 88 में भी हुए थे। ठीक है, तो लगातार जो है आयोजन करवाए गए थे। अभी तक जो है 11 बार चुनाव हो चुके हैं, अभी रिसेंटली और होने वाले हैं, तो ध्यान रखना 11 बार चुनाव करवाए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। पहले कुछ चुनाव पंचायती राज, लेकिन ये जो करवाए गए थे ना वो पंचायती राज विभाग के द्वारा कराए गए थे। ये पंचायत विभाग जो है या पंचायती राज विभाग जो है उसके द्वारा कराए गए थे 1960 के चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहला जो चुनाव कराया था वो 1995 में कराया था। तो प्रथम पंचायती राज चुनाव जो कि राज्य निर्वाचन आयोग ने करवाया, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया गया था, वो 1995 में करवाया गया था। तो इसके हिसाब से देखें तो भैया टोटल 11वें आम चुनाव तक ये करवा चुके हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग अब तक 6 बार चुनाव करवा चुका है। कितनी बार? तो अब तक 6 बार, अब तक 6 बार चुनाव करवा चुका है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। जबकि पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव है वो कुल 11 बार हो चुके हैं। ठीक है, ये अपने को थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब इनमें ध्यान रखना पहला और अभी वर्तमान में जो है प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त में प्रथम कौन है? तो प्रथम से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम है जी अमर सिंह राठौड़। प्रथम कौन है? अमर सिंह राठौड़ जी। ठीक, ये पहले है। अभी पूछ ले तो वर्तमान, भाई वर्तमान को स्टार मार्क करके ध्यान रख लेना, क्योंकि भाई वहां से प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, जा सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली अपॉइंट हुआ है सितंबर 2025 में। तो वर्तमान में कौन है? राजेश्वर सिंह। वर्तमान में कौन है जी? राजेश्वर सिंह। और हम इन्हें करंट में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। और ये कब हुए थे? सितंबर 2025 से हुए थे। इनका ही जो अमर सिंह का कार्यकाल है वो मैक्सिमम कार्यकाल भी अमर सिंह का ही है। अगर पूछे न्यूनतम कार्यकाल तो ध्यान रख लेना नेकराम बसीन। तो नेकराम बसीन और ये जो राजेश्वर सिंह जी है वो मधुकर गुप्ता के स्थान पर आए थे। इससे पहले मधुकर गुप्ता जी थे। और राजेश्वर जी के बारे में ध्यान रखना, ये 8वें क्रम के निर्वाचन आयुक्त हैं। अभी रिसेंटली आए हैं, पहले रेवेन्यू बोर्ड में थे अध्यक्ष, फिर वहां से रिटायर होके आए हैं। वाराणसी में इनका जन्म हुआ है। 1-2 प्रश्न ध्यान रख लेना। जयपुर के संभागीय आयुक्त और कलेक्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से पूछा जाता है तो अगला आयोग है जी राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। राज्य सूचना आयोग के बारे में कुछ बेसिक बातों का बात कर लेते हैं। जैसे गठन, इसका गठन कब हुआ है? तो डेट ध्यान रख लेना 18 अप्रैल 2006। तो 18 अप्रैल 2006 को इसका गठन किया गया है। किसके तहत? आरटीआई एक्ट की धारा 15 के तहत। तो आरटीआई एक्ट राजस्थान, आरटीआई एक्ट सूचना का अधिकार एक्ट 2005 की धारा, और देखो धाराओं से प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, पिछली बार प्री में भी पूछे गए थे 15 के तहत। तो 15 के तहत इसका गठन किया गया है।
ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि इसकी संरचना क्या है, तो संरचना से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। संरचना में ध्यान रखना, एक अध्यक्ष और अन्य सूचना आयुक्त 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। तो ध्यान रखना, पहले क्या प्रोविजन था, तो पहले भी और वर्तमान दोनों अपने को ध्यान रखने हैं। पूर्व में तो था कि एक मुख्य सूचना आयुक्त, एक मुख्य सूचना आयुक्त प्लस 10 अन्य सूचना आयुक्त, 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे। लेकिन वर्तमान में क्या प्रोविजन है, तो एक मुख्य सूचना आयुक्त, एक मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, और क्या होने चाहिए, 4 अधिकतम अन्य सूचना आयुक्त, और 4 अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। 10 जो है मैक्सिमम है, 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। पहले ये प्रोविजन था, और अभी जो प्रोविजन है वो एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य का कर दिया गया है। नियुक्ति कौन करता है इनकी, तो नियुक्ति को स्टार मार्क करके ध्यान रख लेना, ये समिति वाली में से एक प्रश्न जरूर आपको मिलेगा। नियुक्ति करेगी जी राज्यपाल। राज्यपाल किस आधार पर, एक चयन समिति के आधार पर। चयन समिति कितनी सदस्य ही होगी, तो भाई 3 सदस्य ही चयन समिति होगी। अभी 3 सदस्य कौन होंगे ये आपको ध्यान रखना है। एक होंगे जी अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री। अध्यक्ष कौन होंगे जी, सीएम साहब। एक कौन होंगे जी, सदस्य कैबिनेट मंत्री, और एक विधानसभा में विपक्ष का नेता। तो सदस्य होंगे 2, एक होंगे जी कैबिनेट मंत्री, कोई भी कैबिनेट मंत्री हो सकता है, और एक जो होगा विधानसभा में विपक्ष का नेता। इसको स्टार मार्क करके ध्यान रखना, जहां भी समिति लिखवा रही हो ना वो प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, तो अध्यक्ष भी अपने को ध्यान रखना है। कार्यकाल, वर्तमान में ध्यान रखना, पहले 5 और 65 वर्ष का कार्यकाल था, जबकि 2019 में इसमें संशोधन करके ये किया गया था कि कार्यकाल का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी, और केंद्र सरकार ने इसे क्या कर दिया है, 3 और 65 कर दिया गया है। तो कार्यकाल में भी दोनों फैक्ट ध्यान रखना। कार्यकाल पहले कितना था, पूर्व में कितना था, तो पूर्व में पूछे तो बता देना भाई 5 और 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। लेकिन अगर पूछ ले भाई वर्तमान, तो वर्तमान पूछ ले तो वर्तमान अभी चेंज हो गया है, और वो ध्यान रखना 3 और 65 वर्ष। कितना, 3 और 65 वर्ष, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। और ये कब से हुआ है, जुलाई 2025 से, और जुलाई 2025 से ये लागू हुआ है। निर्धारण कौन करेगा, केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार ने ये निर्धारित कर दिया है। हटाएगा कौन, राज्यपाल। कौन हटाएगा जी, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात। तो हटाना कौन हटाएगा, राज्यपाल। राज्यपाल कैसे, सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राज्यपाल इसे हटाएगा। आधार वही होते हैं कदाचार वगैरह, उनके आधार पर। सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा, केंद्र सरकार। तो सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, तो सेवा शर्तों का निर्धारण करेगी जी केंद्र सरकार। साथ ही कार्यकाल वगैरह का निर्धारण भी कौन करता है, तो केंद्र सरकार ही करता है। रिपोर्ट ये किसको देते हैं, तो रिपोर्ट भी राज्य सरकार को ही देते हैं। तो प्रतिवेदन या वार्षिक जो रिपोर्ट है वो भी किसको दी जाती है जी, राज्य सरकार को ही दी जाती है। तो ये काफी सारे फैक्ट यहाँ पर आपके कवर हो गए हैं राज्य सूचना आयोग के बारे में। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ से प्रश्न बनाती है, जैसे इसकी शक्तियां। ठीक है, तो शक्तियों में आपको ध्यान रखना है, इसकी जितनी भी शक्तियां हैं, पहले तो इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। सिविल न्यायालय की शक्तियां, ये किसी से भी मांग सकती है कि शक्तियां इसे प्राप्त, तो सिविल न्यायालय की शक्तियां इसको प्राप्त है। सिविल न्यायालय, दीवानी न्यायालय, ठीक है, ये सब कोई भी लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति के कारण नहीं होने के कारण अगर आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है तो वो भी प्रोविजन इसमें किया गया है। अगर राज्य लोक सूचना अधिकारी, हर विभाग में क्या होगा, एक लोक सूचना अधिकारी होगा। लोक सूचना अधिकारी अगर समय पर सूचना नहीं देता है, या ज्यादा शुल्क मांगता है, या अधूरी या भ्रामक सूचना देता है, मिथ्या सूचना देता है, तो उसकी शिकायत आप यहाँ पर कर सकते हो। इसे दीवानी न्यायालय की भी शक्तियां है, समन जारी कर सकता है, लिखित या मौखिक साक्ष्य जो है शपथ पत्र पर ले सकता है। ठीक है, किसी भी न्यायालय या कार्यालय में लोक अभिकरण की या किसी की प्रति भी
ये मांग सकता है। ठीक है। दंड आरोपण की शक्ति, इसमें आपको ध्यान रखना है कि भाई ये अगर सूचना उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की बाधा डाली जाती है तो सूचना आयोग आवेदन की प्राप्ति से सूचना उपलब्ध कराने तक यहाँ पर दंड का प्रावधान भी है, यानी जुर्माने का प्रावधान भी है। वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि कितना, तो 250 रुपए तो प्रतिदिन और मैक्सिमम 25,000। 250 रुपए प्रतिदिन और मैक्सिमम जो है 25,000 रुपए का जुर्माने का प्रोविजन भी यहाँ पर किया गया है। ये पूछा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना, और ये लोक सूचना अधिकारी के द्वारा दिया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो ये ध्यान रख लेना एमडी कोरानी, एमडी कोरानी। तो एमडी कोरानी जी जो है वो क्या है जी, तो ध्यान रखना प्रथम सूचना आयुक्त है। अभी कौन है वर्तमान में, तो एमएल लाठर। वर्तमान में कौन है, तो एमएल लाठर। एमएल लाठर जी का नाम सुना होगा, मोहनलाल लाठर। मोहनलाल लाठर जी हैं, और मोहनलाल लाठर जी जो है वो वर्तमान में है 2024 से अभी लगातार इस पद पर बने हुए हैं। तो सूचना का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी। अरुणा रॉय ने 1995 में ब्यावर में एक आंदोलन चलाया था, और इनका एक संगठन भी था, मजदूर किसान शक्ति संगठन। अरुणा रॉय को जो पूर्व आईएएस अधिकारी थी, जिन्होंने जॉब छोड़कर फिर इसके लिए कार्य किया था, और इन्हीं के प्रयासों से सूचना के अधिकार कानून को लागू किया गया था। ठीक है। राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने राज्य स्तर पर सूचना का अधिकार लागू किया था, और वो कर दिया था 26 जनवरी 2000 में। ठीक है। लेकिन जब ये आरटीआई 2005 बना तो हमारा पुराना वाला जो कानून था वो क्या हो गया था जी, रद्द हो गया था। ठीक है। और आरटीआई कब लागू हुआ था, तो आरटीआई आपको पता ही है 12 अक्टूबर 2005 को। तो आरटीआई कब लागू हुआ था, आरटीआई 2005 जो है ये कब से लागू हुआ है, इसकी डेट कई बार पूछ लेते हैं, तो ध्यान रख लेना 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हो गया था। ये डेट एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सूचना कोई भी सामग्री हो, जैसे अभिलेख है, कोई मेल है, कोई आपके परिपत्र है, आदेश है, वो सब सूचना कहलाते हैं। लोक प्राधिकरण के संबंध में धारा 2 ध्यान रखना कि लोक प्राधिकरण में कोई भी संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई संस्था या सरकार द्वारा फंडेड जो संस्था है वो होती है, या कोई भी एनजीओ है वो भी इसमें शामिल होती है। ठीक है। इसके अलावा कई ऐसी सूचना संस्थाएं हैं जिन्हें आरटीआई से मुक्त रखा गया है। तो आरटीआई से मुक्त संस्थाएं, और इसके लिए ध्यान रखना अनुसूची 2, अनुसूची 2 में इसका वर्णन किया है। जैसे हम बात करें तो आईबी है, रो है, ठीक है, आपके बीएसएफ है, तो ऐसी कुल जो है 26 संस्थाएं हैं जिनको जो है क्या किया गया है, यहाँ से मुक्त रखा गया है। इनकी संख्या कितनी है जी, 26 है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में सिंपल सा हिंदी, इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज में आप मांग सकते हो। सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी होता है या सहायक लोक सूचना अधिकारी होता है, उसके माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते हो। जो आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है वो आपको 30 दिन में सूचना प्रदान करेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी है, तो भाई वो आपको 35 दिन में सूचना प्रदान करेगा। ठीक है। अगर कोई भी अन्य विभाग से संबंधित सूचना है, अन्य विभाग से संबंधित सूचना है, तो वो भी भाई 35 दिन में दी जाएगी। अगर जीवन से संबंधित सूचना है, जीवन संबंधित सूचना है, तो भाई जीवन संबंधी जो सूचना है वो मात्र 48 घंटे में देनी होगी, क्योंकि उससे किसी का जीवन संबंधित है। अगर तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना है तो भाई वो 40 दिन में देनी होगी। तृतीय पक्ष से जो संबंधित सूचना है वो भाई 40 दिन के अंदर आपको उपलब्ध करानी होगी। ठीक है। अगर जीवन स्वतंत्रता की है तो वो अपने को ध्यान रखना है 48 से। तो ये सारी चीजें भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कुछ सूचनाओं को देने में छूट भी प्रदान की गई है धारा 8 के तहत। तो सूचना प्रकटन में छूट, सूचना प्रकटन में छूट, सारी की सारी सूचना थोड़ी दे देंगे से छूट, और इसके लिए धारा 8 ध्यान रखना। भाई हमें कोई विदेशों से प्राप्त हुई है, हमारे पड़ोसियों से प्राप्त हुई है, या कोई विशेषाधिकार से संबंधित सूचना है, हमारी रणनीति विज्ञान से संबंधित सूचना है, तो वो हम नहीं देंगे।
अपील कैसे की जा सकती है? तो भाई अपील जो है मैक्सिमम 30 दिन के अंदर अपील की जा सकती है। तो अपील में भी ध्यान रखना कि पीआईओ के पास 30 दिन में अपील, 30 दिन में जो है अपील की जा सकती है। 30 दिन में अगर वो नहीं मानता है तो फिर ध्यान रखना यहाँ पर जो है पीआईओ के क्लियर 30 दिन में प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास, प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास आप सूचना या अपील कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इससे असंतुष्ट हो तो भाई कोई बात नहीं, इससे असंतुष्ट होने पर 90 दिन के अंदर, कितने 90 दिन में आप जो है किसके पास, तो एसआईसी यानी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, अगर केंद्र की बात है तो फिर सीआईसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास भी भेज सकते हो। जुर्माना मैंने बता ही दिया, 250 रुपए प्रतिदिन या 2500 रुपए जो है साल का आपसे लिया जा, सॉरी मैक्सिमम जो है 25,000 रुपए लिया जा सकता है। जुर्माने का जो प्रावधान है वो ध्यान रखना धारा 20 में। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है, ये धारा 20 में है जुर्माने का प्रावधान। ये हमारा था जी राज्य सूचना आयोग। तो बहुत सारी जो आयोग थे वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, टू द पॉइंट प्रश्न होंगे, तो इनको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू जी।